कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है, हथियार गोला बारूद यूज करते हैं, वो सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनता है। रॉकेट के आगे की जो टुंडी होती है उसमें लगा हुआ एक्सप्लोसिव, और इसके जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, और धमाके वाला काम एक्सप्लोसिव करता है। और उस टाइम डॉक्टर अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट जी थे DRDO के, वो अक्सर आया करते थे और मैं उनसे काफी जुड़ा हुआ था। एक स्टूल पे दोनों बैठे रहते थे। पिनाका रॉकेट जब 72 रॉकेट एक के बाद एक फायर करते हैं साल्वो मोड में, तो सोचिए कितना बड़ा एरिया तबाह हो जाता है। लगभग 22 न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया, और इस प्रकार से मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल का टारगेट 70 करोड़ से उठा के 180 करोड़ कर दिया। और जब एक्सीडेंट्स में होते हैं तो लोग जल जाते हैं, वो 48 आवर्स तक ठीक रहेगा, और 48 आवर्स के बाद में वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि पॉइजन इतनी तेजी से बढ़ता था, लोगों को मरते हुए देखा है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हिला नहीं सकती। नमस्कार। इससे पहले मैं कुछ कहूं अपने बारे में, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। कागज की किश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल आवारा था, कहां आ गए इस समझदारी की दुनिया में, नादान बचपन बहुत प्यारा था। मैं वसंत निमजे, रिटायर्ड जनरल मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मेरे परिवार में मेरी पत्नी वैजयंती, 2 बेटे पिनाक और पंकिल। पिनाक की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ का नाम है ऋतुजा, और मेरे परिवार से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं बी मैकेनिकल हूँ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस सिम्बोसिस पुणे से किया है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे पिताजी BHL में और माताजी वल्लभ भवन मंत्रालय में नौकरी करती थी। MSCT में एडमिशन हुआ। 1985 में पास आउट होने के बाद में, रिजल्ट आने के पहले ही BHL भोपाल में नौकरी लग चुकी थी। इच्छा हुई कि UPSC में अपीयर हुआ जाए, तो मैंने UPSC में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया। 1986 में को क्वालिफाई किया और मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी मिली। मैंने 1988 में BHL रिजाइन करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज को ज्वाइन किया। मेरी पहली फैक्ट्री व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर थी। उसके बाद इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पे 11 साल। उसके बाद हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री खड़की पुणे 5 साल। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरणगांव 2 साल। उसके बाद एक और अच्छा मौका मिला मुझे, और मुझे एक डेपुटेशन दिया गया DRDO में। तो मेरी पोस्टिंग ARD पुणे में थी। 2.5 साल डेपुटेशन के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में, जहाँ मैं 9 साल रहा। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी नागपुर 2 साल, और उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल में एज जनरल मैनेजर रहा, और वहीं से मैं रिटायर हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1988 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ज्वाइन किया। नौकरी में रहने के बाद मैंने ये पाया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है लोगों को नहीं मालूम। वो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, एक्चुअली ये ऑर्डिनेंस है। इसकी स्पेलिंग है ORDNANCE ही। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश के जवान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो हथियार गोला बारूद यूज करते हैं, वो सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनता है। मैं एक बार आपको और बताना चाहता हूँ, जब ये ज्योग्राफी आप देखोगे, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। देश में आज़ादी के पहले तो अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल मालूम थी कि कभी भी लड़ाई होगी तो लैंड सिस्टम की लड़ाई होगी, इसलिए उन्होंने प्री इंडिपेंडेंस 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निर्माण किया था। आज हमारे पास 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, और इसी के बदौलत हम आज सारी दुनिया पे राज कर पा रहे हैं। आज इंडिया एक सेल्फ डेवलप कंट्री बनने जा रही है कि हमारे पास में हर एक चीज अवेलेबल है। एक्सप्लोसिव्स क्या होता है? रॉकेट के आगे की जो टुंडी होती है उसमें लगा हुआ एक्सप्लोसिव, और इसके जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट। तो वो जो ऊपर लेने वाला काम है प्रोपेलेंट करता है, और धमाके वाला काम एक्सप्लोसिव करता है। अब मैं पिनाका प्रोपेलेंट की बात करूं तो ये शायद मेरी एक खुशकिस्मती थी। जब पिनाका प्रोपेलेंट डेवलप हो रहा था उस टाइम इटारसी में था, और उस टाइम डॉक्टर अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट जी थे DRDO के, वो अक्सर आया करते थे, और मैं उनसे काफी जुड़ा हुआ था। जब हम लोग इटारसी में थे तब निमजे साहब हरदम बोलते थे एक कोई साइंटिस्ट वहाँ पे आते हैं, उनका नाम अब्दुल कलाम है, इन्होंने बताया था, मगर ये मालूम नहीं था कि वो भविष्य में प्रेसिडेंट बनेंगे। हरदम बोलते थे कि बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, उनके साथ मुझे टाइम मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। उनको एयरपोर्ट से लाने से लेकर पूरा टेक्निकल डिस्कशन होने पे हम लोग एक स्टूल पे दोनों बैठे रहते थे। मेरा सौभाग्य है, हमने पिनाका प्रोपेलेंट वहाँ पे डेवलप किया, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा जो बड़ा बेटा पिनाक है उसका नाम भी पिनाका के थ्रू ही रखा गया है। पिनाका रॉकेट ये हमारे देश का प्राइड है। ये रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बोलते हैं, और इसको ARD पुणे ने डेवलप किया था, और इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास में। एक लॉन्चर ट्रक के ऊपर 2 पॉड लगे होते हैं,
और एक पॉड में 6 रॉकेट, दूसरे पॉड में 6 रॉकेट, इस प्रकार से लॉन्चर पे 12 रॉकेट होते हैं और एक रेजिमेंट में 6 लॉन्चर होते हैं। जब 72 रॉकेट एक के बाद एक फायर करते हैं सालो मोड में, जो एक रॉकेट जो गिरता है तो कम से कम 1 किलोमीटर बाई 800 मीटर को डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसे 72 रॉकेट जो फायर करते हैं तो सोचिए कितना बड़ा एरिया तबाह हो जाता है। कारगिल की लड़ाई में आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक पहाड़ी पे बैठा हुआ था और हम लोग नीचे बैठे थे, लेकिन हुआ ऐसा, ऊपर से कुछ भी फेंक रहा था तो हमारे सोल्जर्स घायल हो रहे थे, मारे जा रहे थे। तो उस टाइम सिर्फ सही समय पे सही एम्युनिशन यूज करके हमने कारगिल युद्ध पे विजय हासिल की। मैं जब जीएम बना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल में, तब उस वक्त टारगेट सिर्फ 70 करोड़ था। तो मैंने इस दरमियान लगभग 22 न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया और इस प्रकार से मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल का टारगेट 70 करोड़ से उठा के 180 करोड़ कर दिया। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में एम्युनिशन से एक्सप्लोसिव बनते हैं। कोई भी एम्युनिशन एक्सप्लोसिव जो बनता है उसके 2 तरीके होते हैं। उस पर क्लियर लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉयज इतने समय से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्सप्लोसिव एम्युनिशन में काम करते रहते हैं, तो उनको लगता है यार कुछ नहीं होता, लेकिन ये कुछ नहीं से ही कभी ना कभी धमाका हो जाता है। तो सायरन बजता था, सायरन जैसे बजता था हम लोगों के होश उड़ जाते थे कि हुआ क्या है, क्योंकि ब्लास्ट भी होते थे। कई बार हमने देखा है ब्लास्ट हुए, हमारे अगल बगल वाले भी चले गए उस ब्लास्ट में और काफी बर्न्स हुए, तो हम लोगों को हर वक्त डर लगा रहता था। मैंने बहुत एक्सीडेंट देखे हैं और जब एक्सीडेंट्स में होते हैं तो लोग जल जाते हैं। मैं उन सब लोगों को लेके हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल में लेके आता था, तो उस पर सिर्फ बर्न का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो नॉर्मल बर्न का ट्रीटमेंट जो इसके लायक नहीं है। वो 48 आवर्स तक ठीक रहेगा और 48 आवर्स के बाद में वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि पॉइजन इतनी तेजी से बढ़ता था, लोगों को मरते हुए देखा है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी एक्सप्लोसिव एम्युनिशंस और केमिकल से वर्कर्स का एक्सीडेंट होता है, ओपनली डॉक्टर्स के साथ में शेयर करना चाहिए कि इस पे एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम काम करनी चाहिए कि कौन से एम्युनिशन, कौन से एक्सप्लोसिव से काम करने से, उसमें कौन कौन से केमिकल से वो बना था, शायद जो कैजुअलिटीज हो रही हैं उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल की जब बात करें, बहुत सारी समस्या वहाँ पे थी। पानी सुबह शाम आता था, लेकिन पानी जो आता था नदी से, वो पानी अच्छा नहीं होने के कारण वहाँ की जनता वाटर कैंस में पानी लेते थे वो लोग। ये समस्या ने मेरे को झंझोर दिया और मैंने सोचा क्यों ना यार यहाँ पे पानी का अच्छी व्यवस्था की जाए। मैंने फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल आरओ सिस्टम लगाया। आज वहाँ के पूरे कॉलोनी वासी उस इंडस्ट्रियल आरओ सिस्टम से पानी लेते हैं। एक समस्या थी वहाँ पे, तो देखा काफी कंपेंसेट अपॉइंटमेंट। कंपेंसेट अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कोई आदमी नौकरी के दरमियान मर गया, या कोई किसी ने वीआरएस ले लिया, या कोई रिटायर हो गया, या उसके डिपेंडेंट को नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे 21 कंपेंसेट केसेस थे जो सदियों से खींचे जा रहे थे, कोई इस पे डिसीजन नहीं ले रहा था। उन केसेस पे मैंने अपनी रूलिंग देके उन केसेस को क्लियर किया और पूरे के पूरे 21 केसेस मैंने निपटारा किया। मुझे फैक्ट्री लेवल पे काफी अवार्ड्स मिले और मुझे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी एक आयुध भूषण का अवार्ड मिला, जो कुछ ही लोगों को मिलता है। और मैंने 93 में महिला कल्याण समिति को ज्वाइन किया और वहाँ पे महिला कल्याण समिति मतलब स्टेट में जितने भी लोग हैं, उनकी जो वाइफ्स है, उनके लिए, जैसे बच्चों के लिए स्कूल है, हम लोग चलाते थे। स्टेट की महिलाओं के लिए खेलकूद, नशाबंदी आंदोलन वगैरह महिलाओं द्वारा, ये सब कुछ किया। फिर उसके बाद हम लोग भुसावल में गए। भुसावल में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट थी। जो भी करना था मुझे ही डिसीजन लेना था, मुझे कोई ऊपर वाला बताने वाला नहीं था। तो जब कोविड आया तो ये बहुत बड़ा टास्क था और कोविड का जो भी ड्यूरेशन था वो बड़े अच्छे से हम लोगों ने वहाँ संभाला। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शायद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल के इतिहास में इतना अच्छा रिटायरमेंट नहीं हुआ होगा। मेरे रिटायरमेंट में पूरे वर्कर्स थे, पूरे नेता लोग थे। मुझे गवर्नमेंट गाड़ी में बिठा के मेरी गाड़ी को रस्सी से खींचा गया गेट के बाहर तक। उसके बाद मेरी एक बहुत बड़ी बारात निकाली गई जो 2.5 घंटे पूरे एस्टेट में घुमाई गई। इस प्रकार से मुझे प्यार मोहब्बत मेरे वर्कर से, मेरे स्टाफ, मेरे ऑफिसर भाइयों से मिली, मैं उस चीज को कभी भुला नहीं पाऊंगा। मैंने जब ड्रोन के बारे में सुना, जो मेरे कॉन्सेप्ट, जो मेरा विजन था, जिस प्रकार से मैं ड्रोन चाहता हूँ, वो ड्रोन ऐसा होना चाहिए। कोई R&D इस पे करके इस ड्रोन को डेवलप करे तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कोई भी लड़ाई में कोई इंडियन सोल्जर घायल है तो मैं चाहता हूँ कि ड्रोन वो आइडेंटिफाई करे कि अपना इंडियन है या दुश्मन है। अगर इंडियन है तो फट से जाके उसकी नब्ज को देखे, उसकी पल्स को देखे। अगर उसकी पल्स में कुछ जान है तो एक इंजेक्शन लगा दें ताकि उसकी जान 15 मिनट और एक्सटेंड हो जाए, और उसके बाद में कंट्रोल रूम को इंटीमेशन दे
कि भाई अपना इंडियन सोल्जर ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है, इमीडिएटली रेस्क्यू टीम जाके उस इंडियन सोल्जर को बचा सकती है। मेरा यह मानना है कि ड्रोन बन सकता है और इस पे काम होना चाहिए। मेरी हॉबीज़ की जब बात करेंगे तो बचपन से ही मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक है। पेंटिंग के अलावा मुझे रोलर स्केटिंग भी आती है, मुझे स्विमिंग भी आती है, मुझे क्रिकेट भी आता है, हॉकी भी आता है, और इन गेम्स को निखारते निखारते मैं एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर और एक लॉन टेनिस प्लेयर हूँ। मैं आज भी बैडमिंटन खेलता हूँ। हुआ कि हम लोग एक बार खाना खाने पुणे में गए, जहाँ पे होटल सरजा है। होटल सरजा में खाना खाने का जैसे मैं निकलता हूँ तो गेट के सामने लता मंगेशकर जी खड़ी हैं, तो मैंने नमस्कार करके मैं हटा, वहाँ से लता मंगेशकर अंदर चली गई। तो उतने में ये मेरे पास आए, बोले लता मंगेशकर जी आई है। बॉडीगार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे थे, मगर मैंने बोला कि मुझे मिलना है उनसे। फिर लता मंगेशकर का आवाज़ आया अंदर से, कौन है, भेज दीजिए करके, बड़ी प्यारी सी मधुर सी आवाज़। तो मैंने लता मंगेशकर जी के साथ बहुत बातें की, मगर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे मैंगो शेक पिलाया और उसके बाद उन्होंने ऑर्डनेस फैक्ट्री के बारे में पूछना शुरू किया। तो ये हुआ कि उनको ऑर्डनेस फैक्ट्री के बारे में उस दिन मैंने बताया कि क्या होता है और हम लोग कैसे पोस्टिंग करके आ गए, ये सब कुछ। तो बड़ा अच्छा लगा। ऑर्डनेस फैक्ट्री शहर से दूर होती है, जहाँ का वातावरण बड़ा खुशनुमा होता है, हरियाली होती है, बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं, क्लब्स होते हैं, प्लेइंग ग्राउंड होता है और एक सोसाइटी होती है जहाँ पे एक आपको मौज मस्ती करने की ज़िंदगी मिलती है। रिटायरमेंट नज़दीक आ रहा था तो मैं इसी चीज़ को ढूंढते हुए आ रहा था। तो वो 2012 की बात है। तो मैं ब्रिटिश पार्क गेट में जैसे घुसता हूँ तो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। मैंने कहा यह टाउनशिप है जो मेरा सपना साकार करेगी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में। मैंने यहाँ पे आके देखा, बहुत सुंदर तरीके से टाउनशिप बनाई थी, पूरी हरियाली है, बहुत सुंदर गार्डन्स है। मैं किसी को जानता नहीं था, धीरे धीरे लोगों से दिल मिलते गए और आज हमारा रिलेशन उन लोगों से फेविकोल के जॉइंट के समान बन गया है। आप जितना भी खींचोगे उतना ही मजबूत होता रहेगा। कॉलोनी तो बहुत ही अच्छी लगी, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। घूमने के लिए बहुत अच्छे गार्डन्स बना के रखे हैं और शुद्ध वातावरण है यहाँ पे, तो ब्रिटिश पार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जैसे सोशल गैदरिंग हमें चाहिए थी ऑर्डनेस फैक्ट्री के समान, यहाँ पे दुर्गा उत्सव होता है, गणेश उत्सव होता है, होली मिलन, इतना बड़ा इवेंट कराया गया कि बिल्कुल गुलाल और रंग हवा में उड़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, धूम धड़ाका चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। ऐसा इवेंट मैंने आज तक नहीं देखा। 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडा वंदन होता है जो मैं ऑर्डनेस फैक्ट्री में हर वक्त किया करता था, तो वो मैं कभी यहाँ मिस नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा ब्रिटिश पार्क ये वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, ये जिंदगी न मिले दोबारा, इसको बड़े खुश होकर जियो। जिंदगी में एक बात याद रखना, या तो हार मिलेगी या जीत। अगर हार भी गए तो एक्सपीरियंस मिलेगा। कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागना, कभी भी क्विट करने की मत सोचना, और क्विट करने का कोई सोचते भी हो तो उस पल को याद करना जिसके कारण आप मैदान में डटे हुए थे। आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, इरादे नहीं। कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हिला नहीं सकती। एक और बात कहना चाहूंगा अपने परिवार से, जिंदगी में ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन आपसे आगे निकल गया और कौन आपके पीछे रह गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किससे जुड़े हो और कौन आपसे जुड़ा है। जिंदगी में जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।